हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है डेसिबल, सेकेंड ऑप्शन है डायोप्टर, थर्ड ऑप्शन है डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है मीटर। तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बैरोमीटर के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है मार्कोनी के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है पायरोमीटर के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है ओडोमीटर के द्वारा। तो बात करते हैं यहाँ पे बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर के द्वारा जो हवा का दाब होता है उसको मापा जाता है। अब बात कर लेते हैं सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और बात करते हैं अगर ओडोमीटर की, तो ओडोमीटर जो होता है वाहन द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसको मापा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो ओ सी होगा, यानी सौर विकिरण पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है बर्नौली ने, सेकंड ऑप्शन है मार्कोनी ने, थर्ड ऑप्शन है रॉन्टजन ने, फोर्थ ऑप्शन है आइंस्टीन ने। तो एक्सरे की जो खोज किए थे वो रॉन्टजन ने किए थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ओ सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मैक मिलन ने, सेकंड ऑप्शन है जेएल बेयर्ड ने, थर्ड ऑप्शन है जी ब्राडशाह ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं मैक मिलन की। तो मैक मिलन जो थे इन्होंने साइकिल का आविष्कार किया था। बात करते हैं जेएल बेयर्ड की। तो जेएल बेयर्ड जो थे इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और बात करते हैं जी ब्राडशाह की, तो इन्होंने स्कूटर का आविष्कार किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। समुद्र में पलायन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1/9 भाग, सेकंड ऑप्शन है 1/10 भाग, थर्ड ऑप्शन है 1/6 भाग, फोर्थ ऑप्शन है 1/4 भाग। तो समुद्र में पलायन करते हुए आइसबर्ग, आइसबर्ग क्या होता है? यार देखे होंगे कि जो टाइटैनिक जहाज थी इसी आइसबर्ग से ही टकराकर डूब गई थी। तो आइसबर्ग मतलब एक प्रकार का बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। तो इसका मतलब कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी 1/9 भाग जो होता है ये समुद्र की सतह से ऊपर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है समुद्र जल नमकीन होता है, सेकंड ऑप्शन है समुद्र जल गहरा होता है, थर्ड ऑप्शन है समुद्र जल भारी होता है, फोर्थ ऑप्शन है समुद्र जल हल्का होता है। तो अगर बात करते हैं कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना क्यों आसान होता है, तो इसका जो लॉजिक है, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसका घनत्व नदी के पानी की अपेक्षा अधिक होता है। घनत्व जब अधिक होता है तो इसके इसका जो जल होता है वो नमकीन होता है। नमकीन होने की वजह से समुद्र का जो जल होता है वो नदी के जल की अपेक्षा ज़्यादा घनत्व होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी समुद्र का जल नमकीन होता है। नमकीन होने की वजह से समुद्र का जो पानी होता है उसका जो घनत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? फर्स्ट ऑप्शन है कांच के बीच, सेकंड ऑप्शन है निर्वात के बीच, थर्ड ऑप्शन है जल के बीच,
फोर्थ ऑप्शन है वायु के बीच। तो प्रकाश की जो गति होती है जब एक कांच के बीच से जाती है तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सूर्य से प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। फर्स्ट ऑप्शन है 4.2 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 4.8 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 8.5 मिनट, फोर्थ ऑप्शन है 3.6 घंटे। तो जो सूर्य से प्रकाश धरती की सतह पर आता है उसमें जो पहुंचने का टाइम होता है वो 8.5 मिनट में धरती पर पहुंच जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तीन पिन बिजली की प्लग से सबसे लंबे पिन को जोड़ना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आधार से, सेकंड ऑप्शन है सजीव से, थर्ड ऑप्शन है उदासीन से और फोर्थ ऑप्शन है किसी भी सिरे से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी तीन पिन बिजली की प्लग को जो सबसे लंबी पिन से जोड़ना चाहिए वो आधार से जोड़ना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है तापमान से, सेकंड ऑप्शन है दाब से, थर्ड ऑप्शन है धारा से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है ये दाब से स्वतंत्र होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एथेन को, सेकंड ऑप्शन है मीथेन को, थर्ड ऑप्शन है प्रोपेन को, फोर्थ ऑप्शन है ब्यूटेन को। तो मार्स गैस की अगर बात करते हैं तो मार्स गैस जो होता है दलदली स्थान जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्स गैस पाया जाता है। और मार्स गैस को जो हम लोग किस रूप में अगर जानने की बात करते हैं तो इसको हम लोग मीथेन गैस के रूप में जानते हैं। मार्स गैस जो होता है इसको मीथेन गैस के रूप में जानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो CH4 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस थी। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोमीन, सेकेंड ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, थर्ड ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है SO2। तो बात करते हैं सबसे पहले भोपाल गैस त्रासदी की कि एक कब हुआ था। ये 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से तकरीबन हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस था इसी का रिसाव कहाँ पे हुआ था, यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में हुआ था, जिसको हम लोग भोपाल गैस त्रासदी का नाम दे दिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी गैस जो था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। शुष्क बर्फ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ठोस, सेकेंड ऑप्शन है शुष्क बर्फ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ठोस नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है ठोस हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है ठोस कार्बन हाइड्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग कर लीजिए। तो जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है। फर्स्ट ऑप्शन है CO+N2, सेकेंड ऑप्शन है CO+H2, थर्ड ऑप्शन है CO+O2, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोड्यूसर गैस होता है
उसका सूत्र CO+N2 होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात करते हैं वाटर गैस की, तो वाटर गैस का जो सूत्र होता है CO+H2 होता है, यानी वाटर गैस जो होता है ये वाटर गैस का सूत्र होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम, सेकंड ऑप्शन है ऑस्मियम, थर्ड ऑप्शन है हीरा, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो आवर्त सारणी का जो सबसे हल्का तत्व होता है वो लिथियम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। वो बात करते हैं अगर लिथियम के एटॉमिक नंबर की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। और अगर बात करते हैं पूरे आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व जो होता है वो ऑस्मियम होता है, यानी इसका जो सिंबल होता है वो यस होता है और एटॉमिक नंबर 76 होता है। और बात करते हैं अगर हीरा की, तो पूरे आवर्त सारणी में जो सबसे कठोर धातु होता है वो हीरा होता है, यानी सबसे कठोर होता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है हीलियम, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो हाइड्रोजन है। यहाँ पे बात ब्रह्मांड की हो रही है, ना कि इन्वायरमेंट की। तो ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो होता है ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस होता है। और अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो होती है ये पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में गैस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पीएच का मान निर्धारित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है लेवोसियर ने, सेकंड ऑप्शन है प्रिस्टले ने, थर्ड ऑप्शन है सारेंसन ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पीएच का जो मान निर्धारित करने वाला साइंटिस्ट था वो सारेंसन था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और बात करते हैं पीएच की वैल्यू की, तो पीएच का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है, और इसका जो उदासीन बिंदु होता है वो 7 होता है। 7 से अगर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो इसका जो मान होता है वो क्षारीय होता है, और अगर 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मान एसिडिक हो जाता है। तो पीएच मान जो निर्धारित किया था वो सोरेंसन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है एस्टिक अम्ल। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग हुई है, थोड़ा अम्ल होना चाहिए यहाँ पे। तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किए जाने वाला अम्ल होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है गोल्डस्टीन ने, सेकंड ऑप्शन है चैडविक ने, थर्ड ऑप्शन है फैराडे ने, फोर्थ ऑप्शन है थॉमसन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है
3, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन जो होते हैं इनके 3 समस्थानिक होता है। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन। तो घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एंजाइम मूल रूप से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है एमिनो अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है लिपिड। तो एंजाइम जो होते हैं ये मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। एक बात और है कि यहाँ पे जो एंजाइम की अगर बात कर रहे हैं तो सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 300, सेकंड ऑप्शन है 206, थर्ड ऑप्शन है 200, फोर्थ ऑप्शन है 350। तो नवजात जो शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 300 होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात करते हैं वयस्क की, तो वयस्क में जो होता है वो 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? फर्स्ट ऑप्शन है तपेदिक, सेकेंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है हैजा, फोर्थ ऑप्शन है चेचक। तो यहाँ पे जल जनित यानी जल से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी हैजा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? फर्स्ट ऑप्शन है 16 से 18 बार, सेकंड ऑप्शन है 20 से 26 बार, थर्ड ऑप्शन है 10 से 12 बार, फोर्थ ऑप्शन है 70 से 72 बार। तो मनुष्य जो होता है वो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। वो अगर बात करते हैं 70 से 72 बार की, तो मनुष्य का जो हार्ट बीट होता है यानी हृदय की जो गति होती है वो 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर बात करते हैं मनुष्य, इसके राइट आंसर की, यानी मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो वो 16 से 18 बार सांस लेता है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।